नमस्कार, बिफोर न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, आज की इस खास पेशकश के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं करनाल के प्रसिद्ध समाजसेवी और आप सबका जाना पहचाना चेहरा यानी कि कांग्रेस के युवा नेता भाई भूपेंद्र सिंह लाठर। तो आज इनसे जानेंगे कि आपकी राजनीति में सक्रियता जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसके पीछे की कहानी क्या है। भूपेंद्र भाई साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार साथियों। विजेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को और आपकी पूरी टीम को आने वाले दिवाली के त्यौहार की और नए साल की सभी त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारे रंग लेके आएँ और सबको तरक्की दें। और बस इसी के साथ मैं सभी को राम राम करके बाकी नेक्स्ट जो आपके सवाल होंगे मैं उसका निश्चित तौर पे जवाब। भाई साहब, आप और आपका परिवार जो है पिछले लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जो है वो जुड़ा हुआ है, तो ऐसी अब आपको क्या आवश्यकता महसूस हुई? राजनीति में आप जो है लगातार पिछले काफ़ी दिनों से सक्रिय महसूस दिखाई दे रहे। देखिए भाई साहब, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र एक दूसरे के पहलू हैं। जो आदमी सामाजिक है वो स्वाभाविक तौर पे राजनीतिक भी है, और जो आदमी राजनीतिक है वो स्वाभाविक तौर पे सामाजिक भी है। तो ये एक ही गाड़ी के दो पहलू हैं। जब आपको लगता है कि कहीं आपको अपनी और अपने संगठन की आवाज़ उठानी है तो निश्चित तौर पे हर चीज़ का एक पटल होता है। उस पटल पे आवाज़ उठाने के लिए आपको राजनीतिक और समाजशास्त्र के इस मंच में परस्पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और आपकी और अपने साथियों की जिस किस्म की भी एक दैनिक ज़रूरियात की चीज़ों को लेकर के या किसी भी मतलब जो भी आपके संगठन की आवाज़ है, अपने मौलिक अधिकारों के लिए आपको समय समय पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर हम और हमारा संगठन अब राजनीतिक विषय पे अपनी चर्चा कर रहा है, उसका विशेष तौर पे कारण यही है कि अभी तक हम सामाजिक कार्यों में भी परस्पर अपना ध्यान रखते थे, लेकिन राजनीति से भी कहीं अछूते नहीं थे। तो इस पर हम अपना प्रयास करेंगे कि इस बार हम विधानसभा के चुनाव के थ्रू अपनी शुरुआत करें। घरोंडा विधानसभा के अंदर चर्चा है कि आगामी जो 2024 विधानसभा चुनाव है उसकी भी ताल जो है आप घरोंडा विधानसभा से ठोक चुके हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे हमारे संगठन ने ये फैसला लिया है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव जो मे भी पॉसिबल है कि पार्लियामेंट्री चुनाव और विधानसभा के चुनाव साथ में होंगे। इट मे बी पॉसिबल इन द अप्रैल और मई 2024 और इन द अक्टूबर। तो जिस भी महीने में चुनाव हो गए, हम निश्चित तौर पे चाहे हमारी तरफ से कल भी चुनाव हो जाए, हमारी और हमारे संगठन की पूरी तैयारी है। हम निश्चित तौर पे इस बार घरोंडा विधानसभा से चुनाव ज़रूर लड़ेंगे जी। भाई साहब, आपका जो बैकग्राउंड है वो करनाल से रहा है, तो आपने घरोंडा ही क्यों चुना? उसके अंदर या उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, करनाल डिस्ट्रिक्ट हमारी जन्मभूमि भी है और हमारी कर्म भूमि भी है, और जहाँ सौभाग्य से आप विजेंद्र जी, आप और मैं बैठे हैं, ये यहीं से शुरुआत है। मेरे लेफ़्ट में, राइट में, बैक में, फ्रंट में हम घरोंडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बैठे हैं। हमारी कर्म भूमि भी यही है, हमारी जन्मभूमि भी यही है। और घरोंडा कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर हमने आप कह रहे हैं कि चुना है, उसका कारण भी यही है कि हमारा जितना भी कार्य क्षेत्र है, तो पार्टी का भी मुझे आदेश यही हुआ है कि इस बार आप घरोंडा विधानसभा से आप अपना प्रयास कर सकते हैं। और जब उनका आदेश हुआ है तो प्रयास में 100% इस बार निश्चित तौर पे तय है कि शुरुआत हम यहीं से करने वाले हैं। भाई साहब, पार्टी का आपने जिक्र किया, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके जो संबंध हैं वो हर पार्टी के नेताओं के साथ अच्छे रहे हैं, तो आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? देखिए, मैंने आपको वही चीज़ कही है कि जो आदमी राजनीतिक है वो सामाजिक भी है, और जो सामाजिक है वो राजनीतिक भी है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध हैं, तो संबंध हमेशा अच्छे होने चाहिए, कभी कटु संबंध नहीं होने चाहिए। और हम उस विचारधारा के लोग हैं कि हमारा किसी भी बात को लेकर के, किसी भी विचारधारा को लेकर के मतभेद तो हो सकता है, हमारा मन भेद नहीं है। हमारे सभी पार्टियों के साथ संबंध हैं। पार्टियों के साथ ना हो कि हम विचारधारा की लड़ाई, अगर कोई विपरीत विचारधारा है हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को एक प्रार्थना करता हूं कि हमारे लिए सबसे पहले भाईचारा होता है। अगर कोई किसी विचारधारा के लिए या किसी दूसरी पार्टी में है, बेशक वो हो, आप आपस में अपने आपसी संबंध ना बिगाड़ें। ना कोई लीडर इस चीज़ को बोलेगा, ना कोई कार्यकर्ता इस चीज़ को बोलेगा। पहले हमें आपस में अपना विचार और अपना व्यवहार समाज में हमारा एक दूसरे के प्रति एक कर्तव्य बनता है, हमें उसको निभाना चाहिए। राजनीतिक विषयों में आके अपने संबंधों में कटुता ना तो आए और ना कभी आने देनी चाहिए। तो यही कारण है कि आज कुछ चीज़ों पे आके हमारा विचारधारा, ये राजनीति दरअसल बेसिकली कोई लाठी डंडे की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। तो कांग्रेस पार्टी से इस बार मैं प्रयास करूंगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा जी।
तो भाई साहब, पिछले लंबे अरसे से यदि मैं बात करूं तो कई प्लान से कांग्रेस जो है वो विधानसभा से बाहर है, गरोंडा से। तो आपको क्या लगता है अब की बार क्या आप हाथ का जो आपका निशान है उसको खिला पाएंगे? बिल्कुल, हाथ के निशान के साथ चुनाव चिन्ह तो हमारा हाथ का निशान है, परंतु हमारे सारी कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप से लेकर नीचे ब्लॉक लेवल तक के सभी कार्यकर्ताओं के घरोंडा के सामने हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि निशान हमारा एक हाथ है, लेकिन हम दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि निश्चित तौर पे इस बार हम भारत एक, संविधान एक और भारतीय संस्कृति एक, इस नारे को लेकर के आज हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसमें किसी भी किस्म का कोई बैर विरोध या किसी भी किस्म की कोई नफरत नहीं होगी। सबको साथ लेकर के जुड़ने की एक ताकत के साथ हम लोग चल रहे हैं। और निश्चित तौर पे इस बार आप देखना, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि सन 91 के बाद, 1991 के बाद से कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट अनलकीली घरोंडा से नहीं जीत दर्ज कर पाए हैं, परंतु निश्चित तौर पे आप इस बार देखना हम रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे और सामने चाहे कोई भी पार्टी हो सबकी जमानत जब्त कराएंगे। ऐसा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है और आम जन में हमारे प्रति विश्वास है। जी, वर्तमान विधायक जो हैं हरविंदर कल्याण जी, वो तो दावा कर रहे हैं कि घरोंडा के अंदर इतना जो विकास कार्य हुआ है वो पिछले 60 सालों से भी जो है वो नहीं किया गया। तो उस बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, मैं व्यक्ति विशेष पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु मैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं सम्मानीय विधायक जी को एक मैं प्रार्थना ज़रूर करूंगा कि अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे बड़ा डाका तो उनके घर के बाहर निकलते ही टोल शुरू हो जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आज तक घरोंडा के बीच में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बीच में कोई टोल आया हो। हर दिन एक आम जन की जेब कटती है। और सबसे बड़ी हैरानी की और मैं तो कहता हूँ कि थोड़ी शर्म की बात है कि उनके बिल्कुल घर के सामने ऐसा कुछ हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए, ये टोल यहाँ से उठ के कम से कम कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चला जाए। मैं मानता हूँ तरक्की करने के लिए अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो टोल भी देना पड़ता है, मैं मान गया, नितिन गडकरी जी की बात ये मान गया, परंतु कम से कम एक आमजन की भी तो भावनाओं को समझो। यहाँ जगह की भी कंजेशन है। आमजन घरोंडा वालों को कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे काम आना होता है तो वो लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। डेली के डेली अनाप शनाप इनके रेट बढ़ते रहते हैं। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी करनाल डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, हमारे विधायक जी भी हैं और हमारे सांसद महोदय भी हैं। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तीन के तीन टायर इनके हैं, मुख्यमंत्री जी, विधायक जी और सांसद महोदय। 70 किलोमीटर के अंदर 3 टोल उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहे हैं और वो लोग फिर कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तीसरा टोल बेशक ठीक है, चलो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर चला गया, लेकिन उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 टोल हर जिनकी कीमतें बढ़ी हैं, कहाँ तो बंद होना था। और ये तभी से हुआ है जब से रविंदर कल्याण जी भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। आज से पहले ऐसा नहीं था। कांग्रेस की सरकार में भी टोल, आपको अगर याद हो भाई, करण लेक के पास ओएसिस पे उचाना गांव में था, जिसको कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़ समझ के उनको उठा करके कुरुक्षेत्र और करनाल के बॉर्डर पे शिफ्ट कर दिया था, ताकि इंटरनल डिस्ट्रिक्ट की जो आवाजाही है उसमें लोगों को बोझ ना पड़े। जो हाईवे होके गुजर रहे हैं लोग, उन लोगों को वो सिर्फ चार्ज हुआ करता था। जी, तो आपको बता दें कि अपने करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया जो हैं, उनके द्वारा भी पिछले दिनों लोकसभा में ये अपनी टोल की जो बात भाई साहब ने बताई वो उठाई गई थी, लेकिन उसको, उस समस्या को दूर करने के लिए कोई ठोस पहल जो है सरकार की तरफ से अभी तक जो है वो शुरू दिखाई नहीं पड़ती है। तो लाठर साहब, आपका घरोंडा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के, घरोंडा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के आपका क्या विजन है? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी होती है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अकेले घरोंडा ही नहीं, हमें प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे काम करना चाहिए। अब अगर बात करें, ये हमेशा मुद्दों से भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और उनके विधायक कर रहे हैं। मैं कोहन गांव में भी गया था, उन लोगों का बचारों का निकलना दुबर हुआ है। बच्चों को स्कूल आने के लिए रेल की पटरी क्रॉस करनी पड़ती है। हमने वहाँ धरना प्रदर्शन भी किया है। क्या कोंड गाँव में बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं रहते, या कोंड गाँव में आमजन नहीं रहता? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको विधायक चुन करके भेजा है तो आप पूरे हलके के विधायक को, आपको हर हलके के गांव का परस्पर अपनी तरह ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह आप अपने गांव का रखते हैं, इसी तरह उनके गांव का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं तो अभी विधायक जी के गांव में भी गया हुआ था, वहाँ भी पानी की मतलब इतना बुरा हाल है, पानी की निकासी नहीं है, गंदा पानी हटा पड़ा है, बीमारियाँ फैल रही हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, सरकार ने 105, 108 स्कूल बंद कर दिए। मतलब शिक्षा को, ये इस शिक्षा के स्तर को इसीलिए कमज़ोर कर रहे हैं कि कोई आदमी पढ़ लिख के अगर शिक्षित बनेगा तो अपनी आवाज़ उठाएगा। ये इंसान को उस कदर कुचलना चाहते हैं कि कोई अपनी आवाज़ ही ना उठाए और इनकी राजनीति चमकती रहे, जो कि निश्चित तौर पे देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।
लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा भी जन्मदिन के अवसर पर 14,500 प्रधानमंत्री श्री स्कूल की शुभारंभ की जो शुरुआत है, उसको किस एंगल से आप देखते हैं? 2022 में हर गरीब को घर मिलना था। अब ये प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे कहते हैं 14,000 स्कूल जो बने हुए हैं, प्रार्थना है हमारी उन्हीं को रहने दो। ये तो उनको भी बंद कर रहे हैं, बेच रहे हैं। मतलब झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होता। हमेशा और हमेशा सिर्फ झूठ की राजनीति से आप अपना जन्मदिवस मनाइए। हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अकेले झूठ से और ख्याली पुलावों से ना तो पेट भरता है और ना काम चलता है। निश्चित तौर पे ग्राउंड पे आके काम कीजिए। ये बांटने और काटने वाली राजनीति से अब लोग ऊब चुके हैं और निश्चित तौर पर ऐसा समय आएगा कि आप लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जी, तो साथियों, आपने सुना कि लाठर साहब का जो अपनी विधानसभा के लिए मुख्य एजेंडा जो है वो रहने वाला है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के प्राथमिकता रहेगी। और जहाँ तक प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर 14,500 प्रधानमंत्री श्री स्कूल के जो शुभारंभ की बात है, तो उनके बारे में इनका स्पष्ट मानना है कि जो पहले से जो अपने स्कूल है उन्हीं को ठीक ठाक ढंग से जो है वो चलाया जाए तो वो ही बेहतर है। अभी हरियाणा जो है या पूरा उत्तर भारत में कहूँ, वो बारिश की वजह से जो है वो परेशान है। और आपके जो विधानसभा जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी जो जमुना के साथ लगती जो बेल्ट है, वहाँ जल भराव की समस्या से जो है पर किसान जो है खासकर वो बड़ा इस चीज़ का शिकार हुआ है। तो इस बारे में आपका क्या विजन है? क्या इस बारे में कहीं किसी मंच पे आप आवाज़ बुलंद करोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। हम कल भी घरौंडा में थे, मैंने वहाँ भी एक हमारे पत्रकार साथी हैं, उनके चैनल के माध्यम से मैं एक सरकार को एक अपना प्रार्थना पत्र भेजा है। मंडियों में आज जाम की बुरी तरह से हालात हैं। किसी तरह करके अपना कमर पेट में लगा करके किसान बेचारा अपनी फसल को अंदर से काट काट के बाहर पक्के रास्तों पे खड़ी करके कंबाइन के थ्रू या हाथ से अपनी लेबर से उनको वो फसल, अपनी जीरी को जिसको बोल देते हैं हम, अपनी धान को वो मंडियों में लेके आता है। लेकिन गेट पास की समस्या की वजह से 4-4 घंटे 6-6 घंटे वो लाइन में खड़े हैं। सारे शहर का और सारी मंडियों का सिस्टम बिल्कुल अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। मतलब लैक ऑफ नॉलेज ऑफ, मतलब कहता हूँ सरकार और प्रशासन के बीच कहीं ना कहीं तालमेल का फ़र्क है। हर चीज़ पे मतलब नलायक बच्चा बस्ता भारी, मतलब इन चीज़ों से ऐसी हालात ख़राब हो चुके हैं कि कुछ तो किसान अपने खेत में दुखी है बेचारा, कुछ मंडियों की व्यवस्था से दुखी है। सरकार चाह क्या रही है? हर कदम पे किसान और मजदूर को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। कहीं किसान की बात करें तो किसान परेशान, मजदूर की बात करें तो मजदूर परेशान, व्यापार की बात करें तो दुकानदार परेशान, सरकारी कर्मचारी की बात करें तो कर्मचारी परेशान। मौज में तो कौन, सिर्फ जो राज में। आप अपनी हेडक्वार्टर्स बना रहे हैं, आप अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, आप अपने विधायकों की सब चीज़ कर रहे हैं। क्या आमजन आपके प्रति कोई मायने रखते हैं कि नहीं रखते हैं? नैतिकता के हिसाब से मैं आपको सबको ये प्रार्थना करता रहूँगा कि उत्तर भारत में, जैसा आपने आवाज़ उठाई है, उत्तर भारत में मंडी कल्चर सबसे अच्छा हरियाणा पंजाब का था जी। अब हरियाणा पंजाब के मंडी कल्चर को भी आपने कहीं ना कहीं ब्लैक डॉट लगा दिया है। ऐसा क्या हुआ है कि ठीक चलती चलाई चीज़ों को आप पंचर करते जा रहे हो? ठीक सुचारू रूप से चलते हुए सिस्टम को आपने बिल्कुल ऐसा उनका बेड़ा गर्क कर दिया कि आज मैं अभी कल घरौंडा में था तो मैं देख रहा था, वापस करनाल आया, करनाल मंडी में देख रहा हूँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं 6-6 किलोमीटर की। ऊपर से बारिश आ रही है, किसान बेचारा ट्रॉली पे भी अपने फसल को बचाने की कोशिश करे तो खेत में बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ लैक ऑफ सिस्टम की वजह से, इनके सिस्टम में कमी है। ये लोग वो 10 रुपये की पर्ची काटने वाले लोग हैं, इनको कैसे क्या कार्रवाइयाँ की जाती है, मेरे ख्याल वहाँ कहीं ना कोई तालमेल की कमी है जी। प्रदेश में जिस तरह से पंचायत चुनाव का बड़ी देरी से जो है वो आगाज हुआ है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? कौन प्रमुख रूप से जिम्मेदार है इन पंचायत चुनाव में हो रही देरी को? मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि प्रशासन और सरकार में कुछ ना कुछ कोई कमी है तालमेल की। वरना एक आर्टिकल भी है कि 243 आर्टिकल, आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्ट उसका नहीं पता, लेकिन 243 आर्टिकल में कोई भी चुनाव आपको विदिन 6 मंथ आपको प्लस माइनस एरियाज में कराने होते हैं। ये लोग हर सत्ता को अपने पास केंद्रीयकरण करना चाह रहे हैं। 2 साल लगभग हो चले हैं पंचायत चुनाव को ड्यू हुए पंचायत चुनाव अभी भी नहीं करा पाए। मैं मतलब बड़ा हैरान हूँ जी। चलो मैं तो ये कहता हूँ देर आए दुरुस्त है, पर थोड़े आए। पूरे देश का चुनाव डिक्लेयर होना चाहे उसमें 6 चरण हो, चाहे 8 चरण हो, चाहे 3 चरण हो, एक दिन में उस आधे घंटे की या 45 मिनट की कॉन्फ्रेंस कॉल में वो डिक्लेयर कर देते हैं। हरियाणा में मतलब इतना सा हरियाणा, हमारी 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, उस हरियाणा में भी पंचायत चुनाव भी ये एक चरण में डिक्लेयर नहीं कर सके। मतलब इनकी तैयारी नहीं है। इनको यही नहीं पता होता कि आज मेरे इंडेक्स में कौन कौन से पीरियड है, लेकिन बैग पूरा भरा है जी, हम तो पूरा काम कर रहे हैं। रिजल्ट क्या है? मतलब ना तो तरीका ठीक है, ना इनका सलीका ठीक है, और ना इनकी नीयत ठीक है।
तीनों में ही खोट है। पंचायत चुनाव इन्होंने देरी से कराए, इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मतलब ये ठीक नहीं है, परंतु चलो कराए तो सही, धन्यवाद है इन लोगों का। दूसरा भी चरण जल्दी कराए ताकि पंचायत चुनाव का भी, पंचायत अपने आप में गांव की सरकार है, ताकि वो लोगों को आवाज़ उठा सके। ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठे ही ना। सरकारी कर्मचारी है, उनकी तो ट्रांसफ़र के नाम से, किसी भी नाम से अपनी वाहवाही लूटने पे लगे हुए हैं। किसी दूसरे का नाम ना हो, किसी गांव में काम ना हो, कोई अपने गांव की आवाज़ ना उठाए, ये उस तरह की सोच लेकर के पंचायती चुनाव को पेंडिंग पे पेंडिंग करते जा रहे थे। लेकिन सरकार का तो दावा है कि पिछले 75 वर्षों में कांग्रेस जो काम नहीं कर पाई, तो उस दिशा में बीजेपी सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में जो है BCA को 8% और महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, वो कांग्रेस के द्वारा उस दिशा में कभी कोई कदम तक जो है वो नहीं उठाया गया। इस बारे में आप क्या मानते हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल फरमाया है कि कांग्रेस ने 75 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया जो बीजेपी ने किया। जात बिरादरी पे बांट दो, धर्म पे बांट दो, भाई को भाई से लड़वा दो, आरक्षण और गैर आरक्षण के नाम पे बांट दो। आरक्षण पे भी इनकी नीयत कोई ठीक नहीं है। अब आरक्षण पे बीजेपी सारे सरकारी डिपार्टमेंट ही बेच देंगे तो कोई आरक्षण का मूल मंत्र किस डिपार्टमेंट के ऊपर फिक्स होगा? आज सिर्फ मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ एक DC साहब एक ऐसे बचे जो DC रेट पे नहीं है, वरना तो सारे के सारे DC रेट पर आ गए। जब आई सारे प्राइवेटाइजेशन जाएंगे तो आरक्षण बचेगा कहाँ? ये तो सिर्फ एक लॉलीपॉप है। मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ कांग्रेस ने 75 सालों में भाई को भाई से नहीं लड़वाया। कांग्रेस ने 75 सालों में देश में जात बिरादरी पे आपस में हमारी संस्कृति को नहीं खराब होने दिया। कांग्रेस ने 75 सालों में कभी धर्म और जाति की लड़ाई नहीं लड़ी। कांग्रेस ने 75 सालों में कभी कोई स्कूल बंद नहीं कराया। कांग्रेस ने 75 सालों में कभी तानाशाही रवैया नहीं अपनाया। कांग्रेस ने 75 सालों में अगर कोई भी हादसा, उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी लेकर के देश के सामने अपना बिल्कुल सफ़ेद चिट्ठा सामने रखा है। इनकी तरह नहीं कि स्कूल बंद हो रहे और बीजेपी मुख्यालय चमक रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने 75 सालों में अगर किया है तो भाईचारों के बना के रखने की स्कीम की है। और आज आदरणीय राहुल गांधी जी 3570 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, देश में एक अलग जगाने के लिए कर रहे हैं, ताकि भारत एक और भारतीय एक की धारा को हम दोबारा से मुख्य धारा में लाके ऐसी विभाजन करने वाली नीतियों के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद कर सकें। भाई साहब, कुछ आपके विपक्षी जो हैं, यानी कि बीजेपी या अदर जो पार्टीज हैं, वो तो आपकी इस भारत जोड़ो यात्रा को कहीं ना कहीं कांग्रेस जोड़ो यात्रा के नाम से जो है पुकार रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के अंदर जो है गुटबाजी ना सिर्फ वो हरियाणा प्रदेश के अंदर बल्कि दूसरे राज्यों में भी अब पिछले दिनों जो है वो खुल करके आई थी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल को जिस प्रकार 2.5 साल का जो फिक्स किया गया था, उसमें उन्होंने जो है वो आलाकमान के सामने जो है अपना एक अलग रुख अख्तियार किया था। उसी कड़ी में राजस्थान में अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा ही है कि कैसे गहलोत खेमे के द्वारा जो है बगावत की जो है आगाज किया गया था। तो उसी प्रकार तमाम राज्यों के अंदर ऐसी गुटबाजी की जो स्थिति है, तो कहीं ना कहीं विपक्षियों का कहना है कि वो जो है भारत जोड़ो से ज़्यादा जो है कांग्रेस जोड़ो की दिशा में जो है यात्रा निकाली जा रही है। विपक्ष का काम होता है हमेशा भारत जोड़ो यात्रा निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले हमें इस बात पे आना चाहिए। देश में हर जगह आज उदासीनता का माहौल है। जब देश को एक करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी सड़क पे निकले हैं तो इन लोगों की हवा निकली हुई है। इन लोगों को लग रहा है कि वाकई कहीं अगर देश जाग गया तो क्या करें। ये मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए अनाप शनाप की बयानबाजी कराते हैं और अनाप शनाप का ऐसा कुछ काम करते हैं कि कुछ जो वक्ता लोग हैं जो टीवी चैनल्स पे बैठ करके बोलते हैं जो कतई सफ़ेद झूठ होता है। जैसे स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि राहुल गांधी जी उस मंदिर में नहीं गए तो साथ में कांग्रेस पार्टी ने वीडियो पोस्ट कर दी। ये कहीं ना कहीं चुप अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के ऊपर बिना बात की गुटबाजी कर किसी भी किस्म का वो कर रहे हैं। आप देखिए, अगर राजस्थान का आप जिक्र करते हैं, छत्तीसगढ़ का आप जिक्र करते हैं, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, कांग्रेस की पार्टी की सरकारें हैं, वहीं अभी भी एक मजबूती से अपनी सरकार चला रहे हैं और हर एक व्यक्ति का विकास कर रहे हैं। क्या हरियाणा में इतने स्कूल बंद हुए हैं, क्या ये मीडिया में नहीं आना चाहिए था? इन्होंने महाराष्ट्र में क्या खेल खेला, क्या मीडिया में नहीं आना चाहिए था? बिहार सरकार की आज तक ये तारीफ करते आए थे, आज पिछले 15 दिन से जब से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सत्ता से बाहर किया है तब से बिहार दिखना शुरू हो गया। ये साम्यवादी सोच के लोग हैं। इन लोगों की मानना है कि हम सबसे पहले तो पूंजीवादी प्रथा को इतना बढ़ाएं कि पूंजीवाद की जो प्रथा है उसको लिमिटेड हैंड्स में लेके आए अपने। कोई 5, 7, 10 पूंजीवादी देश की सारी अर्थव्यवस्था को संभालें और उस अर्थव्यवस्था को संभालने के बाद वो प्रचार तंत्र को काबू करें। प्रचार तंत्र कौन? आप और मेरे जैसे मीडिया के साथी, ताकि इनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद
बुलंदी ना हो, आदमी सिर्फ अपनी रोटी टुकड़े के मोहताज के लिए मकान के लिए मोहताज रहे, अपने हकों की आवाज़ ना उठा सकें, ये उस लेवल के लोग हैं। और इन लोगों से बचने के लिए सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, एकता और सामाजिक सद्भाव। उसके लिए राहुल गांधी सड़कों पे निकले हैं। भारत एक है, भारतीय एक है, कांग्रेस पार्टी एक है, और हम निश्चित तौर पे इस एकता का बखान साउथ में आप देख रहे हैं। जैसे जैसे वो पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब वो यात्रा कंप्लीट हो जाएगी तो देश का रुआब बिल्कुल अलग होगा, और भारतीय जनता पार्टी की इस विभाजनकारी नीति से देश को आज़ाद दिलाएंगे। तो आपका